My dear students, very good morning to all of you in your bio, academic and spiritual science classes. Dear student, my 11th class dear students, today I am with you as I have foretold to you about the amino acid. तो अब बेटा आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है क्या काम करेंगे, पहले एमिनो एसिड के टाइप के बारे में जानेंगे और इसके बाद जो है न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमारे 11th क्लास के एनसीईआरटी में जितना मेंशन है तो इसका बहुत ब्रॉड सेक्टर, लेकिन सब कुछ तो नहीं पढ़ना है। सही स्टडी की यही होती है कि व्हाट एवर इज डिसाइडेड प्रिस्क्राइब्ड यू एज पर योर सिलेबस वी हैव टू फोकस ओनली ऑन दैट। ओके, तो ठीक है, जितना हमारी एनसीईआरटी में फोकस है उतने के बारे में हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लेना चाहिए, कम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो आइए इस पैटर्न को फॉलो करते हुए पहले हम लोग एमिनो एसिड के बारे में देखते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था कि कुल टोटल 20 एमिनो एसिड होते हैं। टोटल एमिनो एसिड नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितने होते हैं? 20 होते हैं। ओके, कुल जो है 20 एमिनो एसिड होते हैं। इस 20 एमिनो एसिड्स में 10 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में नहीं होता है। इनको हमें आउटर रिसोर्सेज से लेना पड़ता है। और 10 वो एमिनो एसिड्स जो नॉन एसेंशियल हैं जिनका फॉर्मेशन हमारे बॉडी में होता है, तो उनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए नॉन एसेंशियल है और ये एसेंशियल है। यहाँ ध्यान रखिएगा, एक इंटरमीडिएट क्या है, एक लिंकेज एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बीच में एक जो अर्जिनिन है, ये अर्जिनिन जिसका कि ब्रीफ संक्षेप नाम ARG लिखते हैं। अर्जिनिन जो है क्या करता है, ये हमारी बॉडी में थोड़ी मात्रा में बनता भी है, इसलिए यह लेस नॉन एसेंशियल है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको हमें आउटर रिसोर्सेज से लेना पड़ता है, इसलिए मोर ये एसेंशियल एमिनो एसिड्स होता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस एमिनो एसिड के डिस्क्रिप्शन के साथ साथ क्लास 12th में जब हम आएंगे इनहेरिटेंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ने लगेंगे, तो वहाँ एक बार फिर हमको एमिनो एसिड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और एमिनो एसिड में क्या होते हैं, कोडान होते हैं। तो हर एमिनो एसिड के किसी के 1 होता है, किसी का 2 होता है, किसी का 3 होता है, किसी का 4 होता है, किसी का 6 होता है, 5 किसी का नहीं होता है। तो इस प्रकार से 20 एमिनो एसिड के लिए 61 कोडान्स होते हैं। तो यहाँ पर आज की लिस्ट में यहाँ जो व्हाइट कलर से ये नंबर्स दिए गए हैं, ये हर एमिनो एसिड के कितने कोडान होते हैं ये यहाँ बताए जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पहला कॉलम दिया गया है, ये पहला कॉलम हर एमिनो एसिड का ब्रीफ, यानी हम संक्षेप में उस एमिनो एसिड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये एमिनो एसिड के ये दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों देखिए। आइए सबसे पहले हम लोग जो है एसेंशियल एमिनो एसिड्स देख लेते हैं। तो एमिनो एसिड में पहला एसेंशियल एमिनो एसिड PHE माने फिनाइल एलानिन होता है, इसके 2 कोडान होते हैं। दूसरा एमिनो एसिड ल्यूसिन है, जिसका सिंबल जो है LEU है, इसको ल्यूसिन बोलते हैं, इसके 6 कोडान होते हैं। ARG अर्जिनिन है, जिसके 6 कोडान होते हैं। जैसा बताया गया कि यह एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों कैटेगरी में आता है। चौथा एमिनो एसिड हिस्टीन है, HIS हिस्टिडीन, इसके 2 कोडान होते हैं। पांचवा है ILE आइसोल्यूसिन, इसके 3 कोडान होते हैं। छठा है LYS लाइसिन, इसके 2 कोडान होते हैं। सातवां MET मिथियोनिन, ये सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होता है, एसेंशियल एमिनो एसिड होता है। और ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये मिथियोनिन किसी भी पेप्टाइड के फॉर्मेशन के लिए जो पहला इनिशिएटर एमिनो एसिड होता है वो मिथियोनिन ही होता है। ठीक है, 8वां THR थ्रियोनिन, इसके 4 कोडान होते हैं। 9वां TRP ट्रिप्टोफान, इसके 2 कोडान होते हैं। और 10वां VAL वेलाइन, इसके 4 कोडान होते हैं। ठीक है, अब आइए
नॉन एसेंशियल में देखें तो नॉन एसेंशियल में है सेर, क्या है, SER सेर, सेरिन इसको बोलते हैं, इसके 6 कोडान होते हैं। PRO प्रोलीन, इसके 4 कोडान होते हैं। ALA एलानिन, इसके 4 कोडान होते हैं। TYR टायरोसिन, इसके 2 कोडान होते हैं। GLN ग्लूटामाइन, इसके 2 कोडान होते हैं। ASN एस्परजिन, इसके 2 कोडान होते हैं। ASP एस्पर्टेट या इसको एस्पर्टिक एसिड भी कहते हैं, इसके 2 कोडान होते हैं। GLU, ध्यान रखिएगा ये कंफ्यूज करता है GLN और GLU। GLN जो है ग्लूटामाइन है और GLU जो है ग्लूटामिक एसिड है, इसके 2 कोडान हैं। CYS सिस्टेइन, इसके भी क्या होते हैं, 2 कोडान होते हैं। और ये भी क्या है, नॉन एसेंशियल का सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होता है। इसके बाद है ARG अर्जिनाइन, यह जैसा यहाँ बताया गया ये एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों कैटेगरी में आता है। और 10वां एमिनो एसिड है नॉन एसेंशियल में, वो है ग्लाइसिन GLY, जिसके 4 कोडान्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास 11th में रहते हुए हमें एमिनो एसिड के सभी एमिनो एसिड के नाम, उसके ब्रीफ नाम को जान लें और उसके कोडान को जान लें, तो हमारा क्लास 12 काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे की जानकारी वहां पे देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड में हम लोग क्या देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड। यस डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, नाभिक अम्ल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो कवर्ड मैट्रिक्स होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड में कहा गया है कि न्यूक्लिक एसिड दूसरा एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है, बृहद अणु। मैक्रो मॉलिक्यूल है बृहद, अभी इसी लेसन में हम लोग आगे पढ़ेंगे सूक्ष्म और बृहद अणु। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, ये एक बृहद अणु होता है और एसिड इनसॉल्युबल होता है, अम्ल में घुलनशील नहीं होता है। ये क्या होता है, अमीनो एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, अभी आगे हम लोग अगले पेज पर इसको देखते हैं। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हाँ ठीक है, जरूर बात है, यदि न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक होता है ये, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स ही न्यूक्लिक एसिड को फॉर्म करते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड 2 ही हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इन दोनों को बनाने वाले क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं। इसलिए न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में किस किस चीज बनता है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लिक एसिड में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है ये नाइट्रोजन बेस होता है। ये क्या होता है, ये नाइट्रोजन बेस होता है। इस नाइट्रोजन बेस में 2 प्रकार के डबल साइक्लिक और सिंगल साइक्लिक नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, जिसमें प्यूरिन जो है क्या होता है, डबल साइक्लिक होता है। इसमें ए एडेनिन जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्वानिन जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पिरिमिडिन 3 होते हैं सिंगल साइक्लिक। तो पिरिमिडिन में क्या है, सी साइटोसिन, यू यूरासिल, टी थायमिन। ठीक है, बहुत अच्छी तरह पकड़ लीजिए इस बात को कि थायमिन को 5 मिथाइल यूरासिल भी कहते हैं। बार बार इस चीज को पूछ करके एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यूरासिल ये अलग से तो है ही, थायमिन को भी 5 मिथाइल यूरासिल बोलते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स नाइट्रोजन बेस हैं, इनको याद करने का एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है, एजी कट। देख रहे हैं एजी कट लिखा है, तो एजी कट यदि आपको मालूम रहेगा तो एजी प्यूरिन होता है और कट जो है पिरिमिडिन होता है। इस प्रकार से एजी कट के द्वारा हम लोग सभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अर्थात नाइट्रोजनस बेस के बारे में जानकारी कर लेंगे। अब आइए, इसमें मोनोसैक्राइड्स होते हैं। मोनोसैक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट के क्या होते हैं, क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। और ये मोनोसैक्राइड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक राइबोज होता है, राइबोज मोनोसैक्राइड्स, एक पेंटोज होता है 5 कार्बन वाले
5 कार्बन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। इसका इंपीरियल फार्मूला जो है C5H10O5 होता है। यानी इस पेंटोज ये राइबोज नाम के मोनोसैकेराइड पेंटोज में कार्बन की संख्या 5, हाइड्रोजन की संख्या 10 और ऑक्सीजन का नंबर 5 होता है। ठीक है। दूसरा मोनोसैकेराइड होता है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है, कार्बन 5, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन 4 होता है। क्या होता है, क्यों ऐसा होता है? होता यह है कि पेंटोज शुगर के दूसरे कार्बन पर जो हाइड्रॉक्सिल होता है, उस हाइड्रॉक्सिल से अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाता है तो वहां केवल हाइड्रोजन रह जाता है। इस वजह से यहाँ पर एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इसका नंबर 5 से घट करके 4 हो जाता है। और तीसरा कंपोनेंट होता है फास्फोरिक एसिड या फास्फेट। तो ये फास्फेट है, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग राइबोज, ध्यान रखिएगा, ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसमें राइबोज होता है उसको आरएनए बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और वह न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीऑक्सीराइबोज वाला क्या होता है, पेंटोज शुगर होता है, उसको डीएनए या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहां क्या देखते हैं, हम न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। आप यहां देखिए, यहां पर पेंटोज शुगर 2 दिया है, एक राइबोज जिसका कि C5H10O5 एम्पिरिकल फार्मूला है, इसका स्केलेटल फार्मूला यहाँ नीचे दिया गया है। ये देखिए, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, तो 5 कार्बन से मिलकर बना होता है। और साथ ही साथ ये क्या होता है, इसका पहला और चौथा कार्बन ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से क्या होता है, बैलेंस होता है, तो ये ऑक्सीजन हो गया। और ध्यान रखिएगा, जब भी, और जो दूसरा यहाँ देखिए, जो दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल है, हाइड्रोक्सिल का जो ये O है, ये O क्या करेगा, जब किसी अदर रेजेंट्स के द्वारा क्या होता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, तो क्या होता है, ये डीऑक्सीराइबोज C5H10O4 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ देख लीजिए, सेम फार्मूला है, और सेम फार्मूला में क्या है कि यहाँ पर दूसरे कार्बन पर जो है OH न होकर केवल H है। इसलिए हाइड्रोजन की संख्या तो 10 बन रही, कार्बन की संख्या 5 बनी हुई है दोनों में, हाइड्रोजन की संख्या दोनों में 10 ही बना हुआ है। जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस प्रकार से 10 हाइड्रोजन इसमें है। इसी प्रकार से डीऑक्सीराइबोज में भी ऑक्सीजन, हाँ देखिए, ऑक्सीजन कितने होंगे यहाँ इसमें देख लीजिए, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 4 5, फिर ठीक है 5, 1 ऑक्सीजन तो यहाँ बीच में है, तो यहाँ पर क्या होगा, CHOH। अच्छा, ये इसको बैलेंस किया हुआ है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ऑक्सीजन होता है, ये दोनों में कॉमन है, इसको बैलेंस किया हुआ है, इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये C5H10O4 के रूप में डीऑक्सीराइबोज होता है। अब आगे देखें, यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन बेस डबल स्टैंडर्ड प्यूरिन और सिंगल स्टैंडर्ड pyrimidine से मिलकर बना होता है। तो प्यूरिन में जो है एडेनिन है, एक एडेनिन, हमारे एनसीईआरटी में एक एडेनिन, जो एडेनिन है इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर शो किया है। ये देखिए, ये एडेनिन का जो है स्केलेटल स्ट्रक्चर है, ग्वानिन का नहीं दिया है, इसलिए उसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। pyrimidine में साइटोसिन है, यूरासिल है और थाइमिन है। तो यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी में यूरासिल सिंगल स्टैंडर्ड का स्केलेटल स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है। यहाँ पर देखिए, इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, इससे ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इस प्रकार से मिलकर के ये स्केलेटल स्ट्रक्चर इसके शो हो रहे हैं। लास्ट में आइए, अब न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इतनी चीज जानने के बाद अब यहाँ देखिए पेंटोज शुगर। इस कागज में पेंटोज शुगर के नाम पर डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर और राइबोज पेंटोज शुगर 2 दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा, ये नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस में अभी भी हम लोगों ने पढ़ा
प्यूरिन 2, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, 5 हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट कलर से इसमें शो किया गया है। पीले वाले जो है ये प्यूरिन्स हैं और ग्रीन वाले जो है ये पिरिमिडिन्स हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एडेनोसाइन है। कैसे? जैसे ही डीऑक्सीराइबोस शुगर एडेनिन डीऑक्सीराइबोस शुगर के पहले कार्बन से जब एडेनिन नाइट्रोजन बेस क्या होता है, लिंक करेगा। क्या करेगा? लिंक करेगा। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज से एडेनिन नाइट्रोजन बेस लिंक करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जैसे ही पेंटोज शुगर के डीऑक्सीराइबोस शुगर के पहले कार्बन से जैसे ही एडेनिन नामक नाइट्रोजनस बेस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा अटैच होता है तो क्या हो जाता है? यहाँ ये देखिए, यहाँ पे ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे ये अटैच हो गया, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अटैच होने के बाद ये एडेनिन है, ये अटैच हो गया। तो अब क्या हो जाएगा? ये जो कंपाउंड बनेगा ये एडेनोसाइन बनेगा। क्या बनेगा? एडेनोसाइन। इसी प्रकार से ग्वानिन के डीऑक्सीराइबोस के पहले कार्बन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जब ग्वानिन अटैच होता है तो जो न्यूक्लियोसाइड बनता है वो ग्वानोसाइन होता है। और जब डीऑक्सीराइबोस के पहले कार्बन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन अटैच होता है तो जो न्यूक्लियोसाइड बनता है वो साइटिडीन कहलाता है। और जब इसी प्रकार से थायमिन अटैच करेगा तो थायमिडीन बनेगा, यूरासिल अटैच करेगा तो यूराडीन बनेगा। ध्यान रखिएगा, ये न्यूक्लियोसाइड में जिसके लास्ट में साइन वर्ड आ जाए वो क्या है? वो प्यूरिन है। अब पिरिमिडिन्स जब अटैच होते हैं तो लास्ट में इनमें डाइन शब्द आता है। डाइन, देख रहे हैं? डाइन। तो इस प्रकार से अब आइए, ये तो न्यूक्लियोसाइड हो गए। जो 5 न्यूक्लियोसाइड बन सकते हैं नाइट्रोजनस बेस को डीऑक्सीराइबोस या राइबोस शुगर से मिलने के बाद, तो क्या होगा? ये डाइन बन जाएगा। अब देखिए न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। अब इसी न्यूक्लियोसाइड से जो 5वें कार्बन पर और तीसरे कार्बन पर, जो 5वें कार्बन पर हाइड्रोक्सिल होता है, फास्फोरिक एसिड क्या करता है? 5वें कार्बन के हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस करके उसकी जगह फास्फेट को ईस्टर बॉन्ड के द्वारा अटैच कर देता है। तो इस प्रकार से ये फास्फेट आया तो H3PO4 के रूप में। इस 5वें कार्बन, यहाँ पे जो ये 5वां कार्बन था, 5वें कार्बन जो हाइड्रोक्सिल था, हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस करके यहाँ पर फास्फेट अटैच हो गया और हाइड्रोक्सिल से H3 कंबाइन करके क्या बना दिया? वो बना दिया क्या? वाटर बना करके रिलीज कर दिया। यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो ईस्टर बॉन्ड है। तो ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पर जो ईस्टर बॉन्ड बन रहा है ये ईस्टर बॉन्ड है। इसी प्रकार से अब ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। एडेनिन पहले से जुटा था, इतना जो है वो एडेनोसाइन था, इससे फास्फेट मिल गया। अब ये एडेनिलिक एसिड हो गया। क्या हो गया? एडेनिलिक एसिड। एडेनिलिक एसिड क्या है? न्यूक्लियोटाइड। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, अगर ग्वानोसाइन नामक न्यूक्लियोसाइड से जब फास्फेट जुटेगा, 5वें कार्बन के हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस करके वहां जब फास्फेट जुटेगा तो वो ग्वानिलिक एसिड नामक न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। साइटिडीन के 5वें कार्बन से हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस करके जब फास्फेट वहां अटैच होगा फास्फोईस्टर बॉन्ड के द्वारा तो साइटिडिलिक एसिड नाम का न्यूक्लियोटाइड बनेगा। इसी प्रकार से न्यूक्लियोसाइड थायमिडीन के 5वें कार्बन से जब फास्फेट अटैच होगा फास्फोईस्टर बॉन्ड के द्वारा तो थायमिडिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और इसी प्रकार यूराडीन के 5वें कार्बन से हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस करके फास्फोईस्टर बॉन्ड के द्वारा जब ये अटैच होगा तो यूरिलिक एसिड नाम का जो है न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। ये लिस्ट हमारे लिए ये न्यूक्लियोसाइड्स के जो एग्जांपल हैं और ये न्यूक्लियोटाइड्स के एग्जांपल हैं। इसी न्यूक्लियोटाइड से डीएनए का और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। फर्क क्या होता है कि डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड क्या होते हैं?
ये अपने एंटी पैरेलल दूसरे स्टैंड से क्या करते हैं, ये बेस पेयर के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा आपस में अटैच हो जाते हैं और ट्विस्ट कर जाते हैं, हेलिक्स फॉर्म में डीएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जबकि आरएनए में ऐसा नहीं होता है, आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसलिए वो उससे ये सिंगल स्टैंडर्ड ही रह जाता है। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम लोग आपको होमवर्क जो है सेंड कर दें। ये देखिए, ये आपके होमवर्क्स हैं और इस होमवर्क को हम आंसर के साथ, यानी अब देखिए, अब इसको हम आपके लिए पब्लिश कर रहे हैं। ये जब मेरे पे आएगा इसके बाद आप ये आपके पास चला जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं तक। अब इसके आगे हम लोग क्या काम करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कुछ और कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे चैप्टर में जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रोलाइट्स या मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, फिर एंजाइम के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। थैंक यू बेटा। प्लीज लाइक, शेयर एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।